हेलो एवरीवन। मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी सुना रही हूँ, विचित्र होली। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। विचित्र होली। होली का दिन था। मिस्टर ए बी क्रॉस शिकार खेलने गए हुए थे। साइस, अर्दली, मेहतर, भिश्ती वाला, धोबी सब होली मना रहे थे। सबों ने साहब के जाते ही खूब गहरी भंग चढ़ाई थी और इस समय बगीचे में बैठे हुए होली फाग गा रहे थे। पर रह रहकर बंगले के फाटक की तरफ झांक लेते थे कि साहब आ तो नहीं रहे हैं। इतने में शेख नूर अली आकर सामने खड़े हो गए। साइस ने पूछा, कहो खान सामा जी, साहब कब आएंगे? नूर अली बोला, उसका जब जी चाहे आए। मेरा आज इस्तीफा है, अब इसकी नौकरी न करूंगा। अर्दली ने कहा, ऐसी नौकरी फिर न पाओगे। 4 पैसे ऊपर की आमदनी है, नाहक छोड़ते हो। नूर अली, अजी लानत भेजो, अब मुझसे गुलामी ना होगी। यह हमें जूते से ठुकराएं और हम इनकी गुलामी करें। आज यहाँ से डेरा कूच है, आओ तुम लोगों की दावत करूं। चले आओ कमरे में आराम से मेज पर डट जाओ। वह बोतलें पिलाऊं कि जिगर ठंडा हो जाए। साइज, और जो कहीं साहब आ जाएं। नूर अली, वह अभी नहीं आने का, चले जाओ। साहबों के नौकर प्राय शराबी होते हैं। जिस दिन से साहब के यहाँ गुलामी लिखाई, उसी दिन से यह बला उनके सिर पड़ जाती है। जब मालिक स्वयं बोतल की बोतल उड़ेल जाता हो तो नौकर भला क्यों चूकने लगे। यह निमंत्रण पाकर सबके सब खिल उठे। भंग का नशा चढ़ा ही हुआ था। ढोल मंजीरे छोड़कर नूर अली के साथ चले और साहब के खाने के कमरे में कुर्सियों पर आ बैठे। नूर अली ने विस्की की बोतल खोलकर ग्लास भरे और चारों ने चढ़ाना शुरू कर दिया। ठर्रा पीने वालों ने जब यह मजेदार चीज पाई तो ग्लास लुढ़काने लगे। खानसामा भी उत्तेजित करता जाता था। जरा देर में सबों के सिर फिर गए। भय जाता रहा। एक ने होली छेड़ी, दूसरे ने सुर मिलाया। गाना होने लगे। नूर अली ने ढोल मंजीरा लाकर रख दिया। वही मजलिस जम गई। गाते गाते एक उठकर नाचने लगा, दूसरा उठा, यहाँ तक कि सबके सब कमरे में चौकड़ियां भरने लगी। हू हू मचने लगा। कबीर, फाग, चौताल, गाली गलौज, मारपीट, बारी बारी सबका नंबर आया। सब ऐसे निडर हो गए थे मानो अपने घर में हैं। कुर्सियां उलट गईं, दीवारों पर की तस्वीरें टूट गईं। एक ने मेज उलट दी, दूसरे ने रिकाबियों को गेंद बनाकर उछालना शुरू किया। यही य, यहाँ यही हंगामा मचा हुआ था कि शहर के रईस लाला उजागर मल का आगमन हुआ। उन्होंने यह कौतुक देखा तो चकराए। खानसामा से पूछा, यह क्या गोलमाल है? शेख जी, साहब देखेंगे तो क्या कहेंगे? नूर अली, साहब का हुक्म ही ऐसा है तो क्या करें। आज उन्होंने अपने नौकरों की दावत की है, उनसे होली खेलने को कहा है। सुनते हैं लाट साहब के यहाँ से हुक्म आया है कि रियाया के साथ खूब रब्त जब्त रखो, उनके त्योहारों में शरीक हूँ। तभी तो यह हुक्म दिया है, नहीं तो इनके मिजाज ही न मिलते थे। आइए तशरीफ रखिए, निकालो कोई मजेदार चीज। अभी हाल में विलायत से पार्सल आया है। सेठ उजागर मल बड़े उदार विचारों के मनुष्य थे। अंग्रेजी दावतों में बेधड़क शरीक होते थे। रहन सहन भी अंग्रेजी ही था और यूनियन क्लब के तो वह एकमात्र करता ही थे। अंग्रेजों से उनकी खूब छनती थी और मिस्टर क्रॉस तो उनके परम मित्र ही थे। जिलाधीश से चाहे वह कोई हो, सदैव उनकी घनिष्ठता रहती थी। नूर अली की बातें सुनते ही एक कुर्सी पर बैठ गए और बोले, अच्छा यह बात है। हाँ, तो फिर निकालो कोई मजेदार चीज, कुछ गजल भी हो। नूर अली, हुजूर आपके लिए सब कुछ हाजिर है। लाला साहब खुद तो घर ही से पीकर चले थे, यहाँ कोई गिलास चढ़ाए तो जबान लड़खड़ाते हुए बोले, क्यों नूर अली, आज साहब होली खेलेंगे? नूर अली, जी हाँ। उजागर, लेकिन मैं रंग वंग तो लाया नहीं। भेजो चटपट किसी को मेरी कोठी से रंग पिचकारी वगैरह लाए। साइस ने, क्यों घसीटे, आज तो बड़ी बहार है। घसीटे, बड़ी बहार है, होली है। उजागर गाते हुए, आज साहब के साथ मेरी होली मचेगी। आज साहब के साथ मेरी होली मचेगी, खूब पिचकारी चलाऊंगा। घसीटे, खूब अबीर लगाऊंगा। ग्वाला,
खूब गुलाल उड़ाऊंगा। धोबी, बोतल पर बोतल चढ़ाऊंगा। अर्दली, खूब कबीरे सुनाऊंगा। उजागर, आज साहब के साथ मेरी होली मचेगी। नूर अली, अच्छा सब लोग संभल जाओ, साहब का मोटर आ रहा है। सेठ जी यह लीजिए, मैं दौड़कर रंग पिचकारी लाया। बस एक चौताल छेड़ दीजिए और जैसे ही साहब कमरे में आए उन पर पिचकारी छोड़िए और तुम लोग भी उनके मुंह में गुलाल मलो। साहब मारे खुशी के फूल जाएंगे। वह लोग मोटर होते अहाते में आ गया। होशियार, मिस्टर क्रॉस अपनी बंदूक हाथ में लिए मोटर से उतरे और लगे आदमियों को बुलाने। पर वहां तो जोरों में से चौताल हो रहा था। सुनता कौन है? चकराई, यह क्या मामला है? क्या सब मेरे बंगले में गा रहे हैं? क्रोध के भरे हुए बंगले में दाखिल हुए तो डाइनिंग रूम में से गाने की आवाज आ रही थी। अब क्या था? जामे से बाहर हो गया। चेहरा विकृत हो गया। हंटर उतार लिया और डाइनिंग रूम की ओर चले। लेकिन अभी तक एक कदम दरवाजे की के बाहर ही था कि सेठ उजागर मल ने पिचकारी छोड़ी। सारे कपड़े तर हो गए। आंखों में भी रंग घुस गया। आंखें पहुंच ही रहे थे कि साइस ग्वाल सब के सब दौड़े और साहब को पकड़कर उनके मुंह में रंग मलने लगे। धोबी ने तेल और कालिक का पाउडर लगा दिया। साहब के क्रोध की सीमा न रही। हंटर लेकर सबों को अंधाधुंध पीटने लगी। बेचारे सोचे हुए थे कि साहब खुश होकर इनाम देंगे। हंटर पड़े तो नशा हिरन हो गया। कोई इधर भागा, कोई उधर। सेठ उजागर मल ने यह रंग देखा तो ताड़ गए कि नूर अली ने झांसा दिया। एक कोने में दबक गए। जब कमरा नौकरों से खाली हो गया तो साहब उनकी ओर बढ़े। लाला साहब के होश उड़ गए। तेजी से कमरे के बाहर निकले और सिर पर पैर रखकर बेतहाशा दौड़े। साहब उनके पीछे दौड़े। सेठ जी की फिटन फाटक पर खड़ी थी। घोड़े ने धम धम खटपट सुनी तो चौंका। कनौतियां खड़ी की और फिटन ले भागा। विचित्र दृश्य था। आगे आगे फिटन, उसके पीछे सेठ उजागरमन, उनके पीछे हंटरधारी मिस्टर क्रॉस। तीनों बगटूट दौड़े चले जाते थे। सेठ जी एक बार ठोकर खाकर गिरे पर साहब के पहुंचते पहुंचते संभल कर उठे। हाथे से बाहर सड़क पर घुड़दौड़ रही। अंत में साहब रुक गए। मुंह में कालिक लगाए अब और आगे जाना हास्यजनक मालूम हुआ। यह भी विचार भी हुआ कि सेठ जी को काफी सजा मिल चुकी। अपने नौकर की खबर लेना भी जरूरी था। लौट गए। सेठ उजागरमल के जान में जान आई। बैठकर हाँफने लगा। घोड़े भी ठिठक गए। कोचवान ने उतरकर उन्हें संभाला और गोद में उठाकर गाड़ी पर बैठा दिया। लाला उजागरमल शहर सहयोगी समाज के नेता थे। उन्हें अंग्रेजों की भावी शुभकामनाओं पर पूर्ण विश्वास था। अंग्रेजी राज्य की तमीली, माली और मुल्क की तरक्की के राग गाते रहते थे। अपनी वक्तृताओं में सहयोगियों को खूब फटकारा करते थे। अंग्रेजों में इधर उनका आदर सम्मान विशेष रूप से होने लगा था। कई बड़े बड़े ठेके जो पहले अंग्रेज ठेकेदारों को ही मिला करते थे, उन्हें दिए गए थे। सहयोग ने उनके मान और धन को खूब बढ़ाया था। अतः मुंह से चाहे वह असहयोग की कितनी ही निंदा करें, पर मन में उनकी उन्नति चाहते थे। उन्हें यकीन था कि असहयोग एक हवा है, जब तक चलती रहे उसमें अपने गीले कपड़े सुखा ले। वह असहयोगियों के कृत्यों का खूब बढ़ा चढ़ाकर बयान करते थे और अधिकारियों के कृत्यों को इन गढ़ी हुई बातों पर विश्वास करते देखकर दिल में खूब हंसते थे। जो जो सम्मान बढ़ता था, उनका आत्माभिमान भी बढ़ता जाता था। अब वह पहले की भांति भीरू न थे। गाड़ी पर बैठे और जरा सांस फूलना बंद हुआ तो इस घटना की विवेचना करने लगे। अवश्य नूर अली ने मुझे धोखा दिया। उसकी असहयोगियों से भी मिलीभगत है। यह लोग होली नहीं खेलते तो इनका इतना क्रोधान्मत्त होना इसके सिवाय और क्या बतलाता है कि हमें यहाँ लोग कुत्तों से बेहतर नहीं समझते। इनको अपने प्रभुत्व का कितना घमंड है। यह मेरे पीछे हंटर लेकर दौड़े। अब विदित हुआ कि यह जो मेरा थोड़ा बहुत सम्मान करते थे वह केवल धोखा था। मन में हमें अब नीच और कमीना समझते हैं। लाल रंग कोई बान नहीं है। हम बड़े दिनों से गिरजे जाते हैं, इन्हें डालियां देते हैं। वह हमारा त्योहार नहीं है, पर जरा सा रंग छोड़ देने पर इतना बिगड़ उठा। हाँ, इतना अपमान। मुझे उनके सामने ताल ठोक कर खड़ा हो जाना चाहिए था। भागना कायरता थी। इसी से यह सब शेर हो जाते हैं। कोई संदेह नहीं कि यह सब हमें मिलकर
मिलाकर असहयोगियों को दबाना चाहते हैं। इनकी यह विनयशीलता और सज्जनता केवल अपना मतलब गांठने के लिए है। इतनी निरंकुशता, इतना गर्व वही है, जरा भी अंतर नहीं है। सेठ जी के हतगत भावों ने उग्र रूप धारण किया। मेरी यह अधोगति अपने अपमान की याद रह रहकर उनके चित्त को विहल कर रही थी। यह मेरे सहयोग का फल है, मैं इसी योग्य हूँ। मैं उनकी सौहार्दपूर्ण बातें सुन सुन फूला न समाता था। मेरी मंद बुद्धि को इतना भी न सूझता था कि स्वाधीन और पराधीन में कोई मेल नहीं हो सकता। मैं असहयोगियों की उदासीनता पर हंसता था। अब मालूम हुआ कि वे हास्यप्रद नहीं है, मैं स्वयं निंदनीय हूँ। वह अपने घर जाकर सीधे कांग्रेस कमेटी के कार्यालय की ओर लपके। वहां पहुंचे तो एक विराट सभा देखी। कमेटी ने शहर में छूत अछूत छोटे बड़े सबको होली का आनंद मनाने के लिए निमंत्रित किया। हिंदू मुसलमान साथ साथ बैठे हुए प्रेम से होली खेल रहे थे। फल भोज का भी प्रबंध किया गया था। इस समय व्याख्यान हो रहा था। सेठ जी तो उतरे, गाड़ी से तो उतरे, पर सभा स्थल में जाता संकोच होता था। ठिठकते हुए धीरे से एक और खड़े हो गए। उन्हें देखकर लोग चौंक पड़े। सबके सब विस्मित होकर उनकी ओर ताकने लगे। यह खुशामदियों के आचार्य आज यहाँ कैसे भूल पड़े? इन्हें तो किसी सहयोगी सभा में राजभक्ति का प्रस्ताव पास करना चाहिए था। शायद लेने आए हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? उन्हें चिढ़ाने के लिए लोगों ने कहा, कांग्रेस की जय। उजागर मल ने उच्च स्वर से कहा, असहयोग की जय। फिर ध्वनि हुई, खुशामदियों की क्षय। सेठ जी ने उच्च स्वर में से कहा, जी हुजूरों की क्षय। यह कहकर समस्त उपस्थित जनों को विस्मय में डालते हुए मंच पर जा पहुंचे और गंभीर भाव से बोले, सज्जनों, मित्रों, मैंने अब तक आपसे असहयोग किया था, उसे क्षमा कीजिए। सच्चे दिल से आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे घर का भेदी जासूस या विभीषण न समझिए। आज मेरी आंखों के सामने से पर्दा हट गया। आज इस पवित्र प्रेममयी होली के दिन मैं आपसे प्रेमालिंगन करने आया हूँ। अपनी विशाल उदारता उदारता का आचरण कीजिए। आपसे द्रोह करने का आज मुझे दंड मिल गया। जिलाधीश ने आज मेरा घोर अपमान किया। मैं वहां से हंटरों की मार खाकर आपकी शरण आया हूँ। मैं देश का द्रोही था, जाति जाति का शत्रु था। मैंने अपने स्वार्थ के वश, अपने विश्वास के वश देश का बड़ा अहित किया, खूब कांटे बोए। उनका स्मरण करके ऐसा जीता चाहता है कि हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दूं। एक आवाज, हाँ, अवश्य कर दीजिए। आपसे न तो मैं बने तो मैं तैयार हूँ। प्रधान की आवाज़। यह कटु वाक्यों का अवसर नहीं है। नहीं, आपको यह कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्वयं यह काम भली-भाँति कर सकता हूँ। पर अभी मुझे बहुत कुछ प्रायश्चित करना है। जाने कितने पापों की पूर्ति करनी है। आशा करता हूँ कि जीवन के बचे हुए दिन इसी प्रायश्चित करने में, यही मुँह की कालिमा धोने में काटूँ। आपसे केवल इतनी ही प्रार्थना है कि मुझे आत्म सुधार का अवसर दीजिए। मुझ पर विश्वास कीजिए और मुझे अपना दीन सेवक समझिए। मैं आज से अपना तन मन धन सब आप पर अर्पण करता हूँ। थैंक यू सो मच।